आज हम लोग का पाठ है बापू। बापू एक कविता है, ठीक है। इस कविता में हम लोग देखेंगे कि गांधी जी के बारे में हमारे भरत व्यास कवि महोदय ने क्या क्या लिखा है, ठीक है। ये कविता भरत व्यास जी की है। भरत व्यास जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये फिल्मों में संगीत आदि भी लिखते हैं। इनकी बहुत सारे फिल्मों में गाने हैं और बड़े अच्छे अच्छे गीत हैं। और आपको कुछ एक बता दूं, जैसे ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये भरत व्यास का गीत है। उसके बाद आओ वीरों हिमालय गए बंदे मातरम, यह कौन चित्रकार है रंगीला राजस्थानी, इत्यादि। ये सारी जितनी भी गीत हैं, तो भरत व्यास जी आपके फिल्मों में संगीत देते थे और फिल्मी संगीतों के बारे में इनको बहुत जानकारी थी। तो फिल्म में इन्होंने अनेकों बड़े प्रसिद्ध गीत दिए हैं जो देश के हित में भी हैं और देशव्यापी भी हैं। उन्हीं की ये कविता है बापू, जिसमें इन्होंने इस कविता में अद्वितीय पुरुष महात्मा गांधी का वर्णन किया है। इन्होंने महात्मा गांधी को अद्वितीय पुरुष कहा। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का बड़ा सुंदर चित्रण यहाँ पर भरत व्यास जी ने बापू कविता में किया है। सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करते हुए गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। अंग्रेज़ों के सभी मंसूबों मतलब उनकी इच्छाओं और इरादों पर पानी फेरकर इस कर्मयोगी यानी जो कर्म को ही अपना सब कुछ मानता हो, उस कर्मयोगी की उपाधि गांधी जी को दी है भरत व्यास जी ने। इस कर्मयोगी ने स्वतंत्रता का एक नया इतिहास तैयार किया। साधारण होते हुए भी अपनी असाधारणता का परिचय गांधी जी ने दिया। इस पूरी बात को कई एक कविता के माध्यम से भरत व्यास जी ने हमारे सामने रखा है। अब हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। मैंने इसकी थोड़ी सी लाइट तेज कर दी, जैसे कि आपको अच्छी प्रकार से ये कविता दिख सके। कविता है, जो बल था उसकी वाणी में, बल वह नहीं हथौड़े में। कवि कह रहे हैं जो बल यानी ताकत, दम गांधी जी की बातों में था, वाणी मतलब आवाज़ में, बातों में था, उतना ताकत और उतना बल उस हथौड़े में भी नहीं है जो इतना वजनी और भयानक होता है। कवि का भाव ये है कि वह हथौड़ा जो अत्यंत मजबूत और ताकतवर होता है, उसकी चोट से बड़े लोहा भी कटकर कई टुकड़ों में बंट सकता है। उससे भी बड़ी और खतरनाक, भयानक और वजनदार बातें और आवाज़ थी हमारे महात्मा गांधी की। बड़ों में ढूंढा पर न गांधी मिला करोड़ों में। करें बड़ों में ढूंढा, यानी हमने गांधी जी को कहाँ नहीं खोजा। बहुत बड़े देशों में, शहरों में, लोगों में गांधी जी के गुणों को खोजने का प्रयास किया, परंतु कहीं पर भी गांधी जी से हमारी मुलाकात नहीं हुई। उनका कहना है कि करोड़ों लोगों में हमने गांधी जी के व्यक्तित्व को खोजा, गांधी जी को खोजने का प्रयास किया, परंतु कहीं पर भी हमें उनके जैसा व्यक्तित्व दिखाई नहीं दिया। वह धोती, वह घड़ी लकुटिया। कभी कह रहे हैं गांधी जी और उनकी वह धोती और उनकी घड़ी कौन सी थी? वो उनकी एक घड़ी थी गांधी जी की, आप उनके कमर में लटकी हुई देख सकते हैं, ठीक है। अपनी बुक में देखिए, उनकी कमर में लटकी हुई एक घड़ी है जिससे वो हमेशा समय देखा करते थे। और लकुटिया का मतलब लकड़ी का डंडा। गांधी जी का जब पिक्चर बनाई जाती है, फोटो बनाई जाती है, तो तीन ही चीज़ उसमें दिखती है। एक उनकी धोती जो आधी कमर में और आधी कंधे पर लटकी होती है। दूसरी उनकी घड़ी जो उन्हें समय का ज्ञान कराती थी और उनके कमर में लटकी रहती थी। तीसरा उनकी लकुटिया यानी वो डंडा जिसको वो लेकर चलते थे।
कह रहे चुनी हड्डियों का ढांचा जिसमें ढली आत्मा यह। कह रहे उनके शरीर में बिलमांस नाम की यानी मोटापा नाम का कोई भी चीज़ नहीं था। उनके पूरे शरीर में सिर्फ हड्डियों का ढांचा यानी स्केलेटन ढांचा ही ढांचा था, जिसमें ढली आत्मा, ढली मतलब बसी हुई, इसी ढांचे में यानी इन्हीं हड्डियों के बीच में वो आत्मा रहती थी जो देश के हित के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व दान कर देने यानी नक्शावर कर देने के लिए तैयार थी। कह रहे वह था विशेष विधिवत सांचा। कभी कह रहे हैं वह था विधिवत। विधिवत का मतलब हुआ था नियमानुसार, कानून के अनुरूप। विशेष मतलब स्पेशल। सांचा, सांचा का मतलब होता है कवर, यानी कि किसी वस्तु का एक स्वरूप जिसमें कुछ पदार्थ डाल करके, तरल पदार्थ डाल के उसको सॉलिड बनाया जाता है और वो मूर्ति का रूप ले लेता है। कह रहे हैं वह विशेष विधिवत सांचा। कवि कह रहे हैं कि वो गांधी जी नहीं थे, बल्कि गांधी जी का एक ऐसा सांचा था, एक ऐसा स्वरूप था जो ईश्वर के पास सिर्फ एक था, और उसमें गांधी जी को ढालने के बाद ईश्वर ने उस सांचे को तोड़ दिया। कहने का भाव यह है कि ईश्वर ने बहुत सारे इंसान बनाए, हमने बहुत सारे इंसानों के बीच से गांधी जी को खोजने का प्रयास किया, परंतु गांधी जी जैसा दूसरा कोई भी हमें नहीं मिला। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे गांधी जी एक ही व्यक्ति थे और ईश्वर ने उनके लिए एक ही सांचे की व्यवस्था की थी और उसमें उनको ढालने के बाद उस सांचे को नष्ट कर दिया। करे कम बोले अरु करे अधिक। अरु मतलब और, कहें वो कम बोलते थे और करते अधिक थे। उनका कार्य था कम बोलना परंतु अधिक कार्य करना। जो कम बैठे अधिक चले। गांधी जी का ये विशेषता थी कि वो बैठते यानी खाली नहीं बैठे रहते थे, वह अधिक से अधिक काम करने में लगे रहते थे। इसलिए कभी कह रहे हैं वो कम बैठे और चले अधिक, यानी वो अधिक कार्य करते थे और कार्यों में लगातार लगे रहते थे, इसलिए उनको अधिक चलने वाला करें। कम ले जो विश्राम कि जिसमें दिन का सूरज नहीं ढले। कभी कह रहे हैं उनका विश्राम करने का जो आराम करने का जो समय था वो अत्यंत अल्प था। यहाँ लोग क्या करते हैं, मौका मिल जाए तो पूरे पूरे दिन तक सोते रहते हैं। यानी गांधी जी क्या करते थे, कम से कम विश्राम करते थे कि जिससे दिन का सूरज ढले। करें वो इस तरह से काम करते थे कि ऐसा लगता था जैसे शाम या रात होगी ही नहीं। वो पूरा समय कार्य को लगातार करते रहते थे और उसको आगे बढ़ाते रहते थे। यानी कार्य करते जब वो, तो उनको इस बात का आभास ही नहीं होता कि कब दिन खत्म हो गया और कब सूर्यास्त हो गया। उनको ये लगता कि सूरज को ढलना नहीं चाहिए, अर्थात मेरा कार्य कभी रुकना नहीं चाहिए। ऐसा मनुष्य इकाई में है, कहाँ खोजते जोड़ों में। कह रहे हैं कि कभी कह रहे हैं कि ऐसा मनुष्य इकाई में है। ऐसा व्यक्ति, इकाई मतलब एक, सिंगल, ऐसा व्यक्ति अकेला ही होता है। कहाँ खोजते जोड़ों में, अरे हम उसे कहाँ खोजते फिर रहे हैं, हम उसे कहाँ खोजते घूम रहे हैं। कह रहे हैं ऐसा मनुष्य केवल एक होता है और उसे हम खोजने का ड्रामा या प्रयास क्यों कर रहे हैं। कह रहे कई सदियाँ गुजरती हैं, बहुत समय होता है, तब गांधी जी जैसा कोई एक व्यक्ति पैदा होता है। बाल न बांका हुआ किंचित 40 कोटि आबादी का। करें बाल न बांका हुआ किंचित, किंचित मतलब जरा भी, थोड़ा भी। यहाँ पर किंचित शब्द का अर्थ होगा थोड़ा भी, जरा सा भी। करें इतनी बड़ी आबादी, आबादी मतलब करोड़ों, कोटि मतलब करोड़ों, 40 कोटि आबादी, 40 करोड़ आबादी थी जब गांधी जी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए परेशान थे। परंतु करें उन पूरी 40 करोड़ जनता में किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। बाल नमा का होना मतलब कुछ भी नहीं बिगड़ा। आज़ादी को यहाँ घेर कर लाया धागा खादी का। करें गांधी जी खादी के समर्थक थे और उन्होंने खादी रूपी वस्त्र निकाला था।
उनका उद्देश्य था कि हम स्वदेशी अपनाएं। स्वदेशी से मतलब हम अपने देसी वस्त्रों का उपयोग करेंगे तो हमें हमारी प्रॉपर्टी और लाभ प्राप्त होगा और हम अपने देश पे आत्मनिर्भर हो सकेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि खादी का प्रयोग करेंगे। कह रहे 40 को आज़ादी को यहाँ घेर कर लाया धागा खादी का। कवि कह रहे हैं कि गांधी जी ने खादी के माध्यम से, स्वयं भी खादी पहनते थे और दूसरों को भी खादी पहनने के लिए उकसाते थे। कह रहे यही खादी थी और इसी खादी के माध्यम से गांधी जी ने आज़ादी को पकड़ा और उसे घेर कर यानी उसको संभाल करके हमारे सुपुर्द कर दिया। भौतिक बल के बलवानों ने निर्बल का बल तब परखा। भौतिक बल के बलवानों ने, करें कवि कह रहे हैं कि हर व्यक्ति में ताकत होती है। भौतिक यानी विभिन्न प्रकार के भौतिक साधनों, हथियारों, शस्त्रों, अस्त्रों के बल पर जो व्यक्ति बलवान बनने की कोशिश करता है। अंग्रेज क्या करते थे कि विभिन्न भारी सेना, अपने तोप, गोले इत्यादि के माध्यम से बलवान बने थे, परंतु लोगों के दिलों में उनका कोई भी महत्व नहीं था। लोग उन्हें जरा सा भी पसंद नहीं करते थे और ना ही उन्हें अपने देश में देखना चाहते थे। करें भौतिक बल के बलवानों ने निर्बल का बल तब परखा। निर्बल मतलब कमज़ोर। सारे अंग्रेज भारतीयों को कमज़ोर और निर्बल, शक्तिहीन समझते थे, परंतु गांधी जी ने उन अंग्रेज़ों को जिनके पास चतुरंगिणी सेना थी, हाथी, घोड़े, तोप, गोले, बारूद, पिस्टल सब था, उन सबको अपनी ताकत का आभास कराया कि एक निर्बल व्यक्ति भी कितना शक्तिशाली होता है और जब वो अपने ऊपर आ जाए यानी कि वो आ जाए और वो कुछ भी करने को तैयार हो जाए तो वह क्या होता है, परखना मतलब जांचना, चेक करना। तब वह क्या करता है, अपनी शक्ति को एकत्रित करके सामने वाले के ऊपर प्रहार करता है। यहाँ पर कवि यही बात कह रहे हैं। निर्बल का बल तब परखा जब आबाद गति से घर घर में, आबाद का मतलब होता है बिना किसी रुकावट के, बेरोक टोक बाधा रहित। करें जब आबाद गति से घर घर में घूमा गांधी का चरखा। कभी कह रहे हैं कि जब गांधी जी ने सबका आवाहन किया यानी सबको बुलाया और सबको इसके लिए तैयार किया कि सभी लोग क्या करेंगे, अब स्वदेशी अपनाएंगे और इसके लिए घर घर में सब लोग चरखा चलाएंगे और अपना सूत बनाएंगे और उसी से अपने वस्त्रों को बनाएंगे। करें आबाद। अंग्रेज़ों ने बहुत चाहा कि खादी को रोक दिया जाए, परंतु किसी भी घर में वो घुसकर इस कार्य को न रोक सके, क्योंकि ये नहीं रुकने वाला था। इसे गांधी जी ने बड़े ही तरीके से घर घर में पहुंचाया। करें धार छिपी तलवारों की थी उन तकली के तोड़ों में। कभी कह रहे हैं कि वो चरखे और तकलियां ही नहीं थी बल्कि उनमें तलवारों की धार छुपी थी, यानी उनमें तलवार ऐसी शक्ति थी, उन धागों में, तकली में ऐसी शक्ति छिपी थी जिन्हें देख करके कोई भी हतप्रद या पर हैरान रह सकता था। करें जो धार तलवार में थी वही तकली के उन धागों में थी। काव्य लिखे क्या कवि। कवि कह रहे हैं अपने आप को, मैं क्या कविता लिखूं। काव्य मतलब कविता, लिखे क्या कवि। कवि कह रहे हैं मैं क्या कविता लिखूं। जब मिलता प्रास नहीं गांधी का, प्रास यानी बराबरी। करें मैं कविता किसके भरोसे लिखूं, गांधी का तो कोई भी बराबरी का नहीं है, कोई भी बराबरी का नहीं है। शब्द अनेकों पर गांधी संग। करें शब्द अनेकों हैं पर गांधी के साथ प्रास मिले बस आंधी का। कभी करें अनेकों शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द, परंतु कोई भी शब्द गांधी का पर्यायवाची नहीं बन सकता। ना तो कोई वो व्यक्ति है, ना तो कोई शब्द है। शब्द अनेकों पर गांधी का संग। करें शब्द अनेक हैं परंतु गांधी के साथ जो मिल सकता है वो है गांधी आंधी। कभी कह रहे अगर हम प्रास यानी किसी के साथ गांधी जी को मिलाने का अनुप्रास
करते हैं तो वो केवल आंधी है। कभी कह रहा है जैसे गांधी आंधी हम बोल सकते हैं, यानी गांधी जी की तुलना कवि ने आंधी से की है। और ये कहा है कि अगर हम किसी की तुलना करना चाहते हैं गांधी जी से तो वो सिर्फ हम आंधी की कर सकते हैं। उसकी बोली में गोली थी, उसके मन में घन का नाद। कवि कह रहे हैं गांधी जी की बोली में गोली थी, यानी उनकी बातें ऐसी थीं, ऐसा प्रभाव और ऐसा असर दिखाती थीं जो कोई गोली भी नहीं दिखा सकती थी। यानी वो जहाँ पर भी अपनी बातें कह देते थे, कर देते थे, उस बातों को कभी कोई काट नहीं सकता था। उनके मन में घन का नाद, घन यानी बादल, बादल जब गरजते हैं तो उनकी आवाज़ बड़ी भयानक और तेज होती है। कवि कह रहे हैं कि जैसे बादलों की गर्जना होती है बड़ी भयानक और तेज, उसी तरह गांधी जी की नाद थी, यानी उनकी आवाज़ थी। जहाँ पर वो बोल देते वहीं पर लोग समझ जाते कि अब युग प्रवर्तक, युग को परिवर्तित करने वाला और इस संसार को मुक्ति दिलाने वाला, गुलामी को समाप्त करने वाला वह एकमात्र हीरा, एकमात्र तूफान गांधी आ गया है। यहाँ पर कवि ने गांधी जी की बढ़ चढ़ करके वर्णन किया है। आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे की आधी कविता जो बची है उसको देखेंगे।